तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम फिर से मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, वो मिक्स क्वेश्चंस जो रेलेवेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। एसएससी एग्जाम्स की बात कर लें, अगर हम एनटीपीसी एग्जाम्स की बात कर लें, तो हमने कोशिश यही करी है कि मिक्स क्वेश्चंस लिए जाएं जीके जीएस के हर एक सेक्शन से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या स्टैटिक हो, करंट अफेयर्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स डेवलप्स व्हेन अ रिवर कट्स थ्रू अ रिच फॉर्मिंग अ नैरो एंड स्टीप साइडेड पैसेज। अब पहले हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ड्यून की बात करते हैं तो ड्यून्स हमारे क्या होते हैं, ये हवा, ये विंड मतलब कि हवा की वजह से बनते हैं, मेनली हमारे डिजर्ट में पाए जाते हैं। ओके, सो इसका राइट आंसर ये तो नहीं होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर कट की। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, मोरेन्स, मोरेन्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो अपने साथ जो पत्थर और मिट्टी लाते हैं उनसे बनते हैं। ओके, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात अगर हम करें, तो ये बहुत ही फ्लैट लैंडफॉर्म्स रहते हैं। फ्लैट लैंडफॉर्म्स मतलब जो रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स होते हैं ना, कि जमा होने से बनते हैं, ना कि काटने से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवर कट की, तो ये भी नहीं होगा प्लेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉर्ज। India became a founding member of which global organization promoting peace and cooperation? ओके, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, प्रमोटिंग क्या, पीस एंड कॉपरेशन। अब देखिए, अगर हम नाटो की बात करें, तो नाटो का मेंबर तो इंडिया रह ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। और अगर आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, आसियान का मेंबर भी इंडिया नहीं है। ओके, सो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब चलिए हम देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, यूनाइटेड नेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए, इंडिया ने साइन करा था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1 जनवरी 1942 को। अगर हम नाटो की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब फॉर्म्ड हुई थी? ये हमारी 4 अप्रैल को फॉर्म्ड हुई थी, इन द ईयर 1949 में। इसको याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसको भी याद रखिएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो। और अगर हम नाटो के बारे में और बातें जानें, तो इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? अभी इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स हैं। और अगर लेटेस्ट मेंबर की बात करें, तो इसमें लेटेस्ट मेंबर हमारा जो अभी रिसेंट में 2024 में ही ऐड हुआ है, वो हमारा कौन हो जाएगा? स्वीडन। ओके। और अगर हम बाकी चीज़ें देख लें, तो आसियान के बारे में बात कर लेते हैं। आसियान हमारी 1967 में फॉर्म हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। कहाँ पर? इंडोनेशिया, जकार्ता। और इसमें टोटल मेंबर्स हमारे कितने हैं? 11। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमारा राइट आंसर क्या था? यूनाइटेड नेशंस, ए। द बैटल ऑफ चौसा फॉट ऑन 26 जून 1539 वॉज अ मिलिट्री एंगेजमेंट बिटवीन, पूछ रहा है बैटल ऑफ चौसा किसके बीच लड़ी गई? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम बैटल्स देख लें, तो जैसे हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 21 अप्रैल को 5026 में, जो हमारी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। फिर हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट बैटल हो जाती है बैटल ऑफ खानवा, जो कि हमारी हुई थी 17 मार्च 5027 में। देखिए, एक साल का गैप है, पहले हमारी बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर लड़ता है, फिर 1527 में बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में होती है? बाबर और राणा संगा ऑफ मेवाड़। फिर हमारी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 5056 में होती है जो। और ये लड़ी गई थी अकबर और बैरम खान वर्सेस हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हेल्प्स डिफाइन अ पोर्शन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? देखिए, बांग्लादेश की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे राइट आंसर के बारे में। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए, ओरिजिनेट ये होती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख जगह से। वहाँ पर इसको पहले भागीरथी नाम से जानते हैं, है ना। और हमारा अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा रिवर, वो सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है।
ओके। भागीरथी हमारी हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख जगह से। और अलकनंदा हमारी हो रही है सतोपंत ग्लेशियर से। जब ये दोनों रिवर्स देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में, आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी रिवर्स हमारी, एक हो गई भागीरथी रिवर और एक हमारी हो गई अलकनंदा रिवर। ओके। जब ये दोनों हमारी आपस में मिल जाती हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में, तो उसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ और रिवर्स के बारे में बताया गया है, जैसे विष्णुप्रयाग में हमारी अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलेंगी। नंद प्रयाग में हमारी अलकनंदा प्लस नंदाकिनी मिलेगी। कर्ण प्रयाग में हमारी अलकनंदा प्लस पिंडर मिलेगी। रुद्र प्रयाग में हमारी अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलेगी। और देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी। ओके, जो कि गंगा बनाती हैं। अब देखिए, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे अलकनंदा तो सब में आ रहा है ना। और विष्णु प्रयाग, इसको याद रख लीजिए आप, वीडी से, विष्णु प्रयाग वीडी, वी और धौली गंगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी आ रहा है। कर्ण प्रयाग में केपी या पीके से याद कर सकते हैं, मूवी का नाम पीके है ना, तो पी से पिंडर और के से कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग, रुद्र, देखिए रुद्र किसका नाम रहता है, एक आदमी का नाम रहता है ना। तो आदमी से हमारा क्या हो जाएगा, मैन, मंदाकिनी, मंदाकिनी में मैन आ रहा है ना, मंदाकिनी। और देव प्रयाग तो आप याद करेंगे ही, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। Mirage is an optical illusion which can be explained based on which of the following phenomena of light। मिराज के बारे में बोल रहा है कि वो कौन सा फिनोमेना होगा, मतलब मिराज किसका एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से, जैसे हम ले ले पानी, डेंसर मीडियम हमारा क्या है, पानी, है ना, जहाँ पर हमारे पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, मतलब जहाँ पर हमारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। ओके, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या जाने की कोशिश करती है और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे हमारा ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। लाइट ने ट्रेवल करने की कोशिश करी इस मीडियम में, बट वो जा नहीं पाई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके। और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम आगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल फायर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स और डायमंड्स। ओके। ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब इसमें डेटा ट्रांसफर के लिए लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक साइड से दूसरे साइड में भेजा जाता है। और ऐसे ही हमारे डायमंड्स की बात करें तो हीरा इतना चमकता क्यों है, हीरा इतना चमकता है क्योंकि उसमें लाइट एंटर करने के बाद बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी आपसे मिराज पूछ लिया, कभी आपसे ऑप्टिकल फाइबर भी पूछ सकता है, डायमंड भी पूछ सकता है। Which Indian chess prodigy recently won the Under 12 girls title at the FIDE World Cup in Batumi, Georgia? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीवी विजेश। Which Indian defense manufacturer designed and built the fast petrol vessel लेस वर्ड? ओके, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लेस वर्ड। हैंडेड ओवर बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू द सेसल्स कोस्ट गार्ड इन जून 2026। अब यहाँ पर वेसल का मतलब आप सिप से समझ लीजिए, सिप जो आपकी होती है। ओके, सिप। अब देखिए, लेस्फर नामक फास्ट पेट्रोल वेसल, पेट्रोलिंग के लिए जो हमारी सिप यूज हो रही है उसका नाम क्या है, लेस्फोर्ड। ओके। हम्म। तो इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, बोल रहा है इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। जस्ट अ मिनट। हम्म। हाँ, तो बोल रहा है लेस्पर को मैन्युफैक्चर किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब इसके बारे में एक फीचर इंपॉर्टेंट है कि ये 52 मीटर लॉन्ग है। ओके। मैन्युफैक्चर किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। वेसल से हमारा मतलब क्या हो गया था, शिप। वो शिप जो कि पेट्रोलिंग में यूज हो रही है उसका नाम क्या है, लेस्पर। हैंडेड ओवर बाय पीएम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने किसको दिया है, हमारा सेसल्स कोस्ट गार्ड। कब दिया है, जून 2026 में। मैन्युफैक्चर किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अब इसकी क्लास के बारे में जान लेते हैं। ये आदम्य क्लास का हिस्सा है। आदम्य क्लास मतलब जिसमें 8 वेसल्स हमारे मिलेंगे आपको। वो 8 वेसल्स हमारे कौन कौन से हैं, आदम्य, अक्षर, ओके, अक्षर, अमूल्य, अचल, अटल, अजीत और अपराजित। ओके। अजीत, अपराजित, अटल, अचल, अमूल्य,
अक्षय, अक्षर, अदम्य। ये 8 हो गए आपके। Which ruler of the Maurya Empire renounced warfare and embraced Buddhism following the devastating Kalinga War in 261 BCE? ओके, बोल रहा है कि कौन से मौर्य एम्पायर ने, कौन से मौर्य किंग ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर दिया था आफ्टर कलिंग वॉर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक के बारे में और कुछ बातें भी हम जान लेते हैं, जैसे हमारा अशोक का जो एम्पायर है, रूलिंग, उसकी कब स्टार्ट होती है? उसने शासन जो है अपना चालू करा था 268 बीसी में। ओके, 268 बीसी में वो अपना शासन चालू करता है, और करीब करीब 8 साल बाद कलिंग का वॉर होता है 261 बीसी में। 261 बीसी में होता है, और उसने कब तक रूल करा? उसने 232 बीसी तक रूल करा। 268 में चालू हुआ, 232 तक रूल करा। और अगर हम इसके मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो इसके मेजर रॉक एडिक्ट्स हमारे 14 हैं, 14 हैं। उसमें मेनली हमारी क्या लैंग्वेज यूज होती है? मेनली हमारी प्राकृत लैंग्वेज यूज होती है, प्राकृत। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, पीवी से याद कर सकते हैं, अशोक से रिलेटेड पीवी। पी से प्राकृत लैंग्वेज और वी से ब्राह्मी स्क्रिप्ट। विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो? सो राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो की बिगेस्ट बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दो के बीच में होगा, और ग्रेट ग्रेनरी, ऑप्शन नंबर बी। अब मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किसने करा था? आर डी बनर्जी ने करा था। कौन सी ईयर में करा था? 1922 में करा था। अगर आपको पता होगा तो आप हड़प्पा के बारे में भी बताइएगा। और एक बात ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे है। ओके, कौन सी नदी लग जाती है? अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो ये डिस्कवर करा आर डी बनर्जी ने 1922 में। ओके, और यहाँ पर कुछ हमें चीजें मिली, जैसे डांसिंग गर्ल थी, वो किससे बनी थी? ब्रॉन्ज स्टैच्यू, ब्रॉन्ज से बनी थी, अगर आपसे पूछ ले। और बियर्ड प्रिस्ट, मोदी जी के जैसा जो दिखता है ना वो, बियर्ड प्रिस्ट, वो किससे बना था? स्टीयरटाइट से बना था। और ग्रेट बार्ट और ग्रेट ग्रेनरी। डॉकयार्ड, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि डॉकयार्ड कहाँ पर पाया गया? ओके, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड जो था वो कहाँ पर पाया गया, ये आपको बताना है कमेंट्स में। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल्स। देखिए, ऋग्वेद की बात हो रही है। सो ऋग्वेद को हमने 10 मंडल में बांटा है, और उसमें टोटल कितने हिम्स हैं हमारे? 1028 हिम्स हैं। ओके, 10 मंडल्स में बांटा गया है, कंटेनिंग 1028 हिम्स, सुक्तास। अब उसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, जैसे 3 7 8, 3 7 10 9, 9 भी है एक हमारा इंपॉर्टेंट। थर्ड मंडल में हमारा क्या है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र किसने कंपोज करा था? विश्वामित्र जी ने कंपोज करा था। सेवेंथ मंडल में क्या है? सेवेंथ मंडल में हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स है, मतलब 10 राजन युद्ध जो हुआ था उसके बारे में है। 10th मंडल हमारा क्या है? पुरुषुक्ता के बारे में है। 10th मंडल मतलब ओरिजिन ऑफ द 4 वर्णास, मतलब जो हमारे 4 वर्ण के बारे में बताया गया है ना, वही हमारा 10th मंडल में है। और 9th मंडल में हमारा क्या है? 9th मंडल में सोम देवता और सोमरस के बारे में बताया गया है। और जो ऋग्वेद जो है उसका पाठ पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम? पठन करने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र। जो उनको रीड करता है, ओके, होत्र, HOTRA। वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद? ओके, डैश पूछ रहा है, कैपिटल क्या थी हमारी वज्जी महाजनपद की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। अब ये यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं और उनकी कैपिटल दी गई है, आप सब जानते ही होंगे, ये ओवरव्यू ले लीजिएगा यहाँ से। ओके, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकर्स? 24 तीर्थंकर्स किस रिलीजन में है? जैनिज्म में।
और ये इजी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम में पूछे नहीं गए, पूछे गए हैं। एनटीपीसी एग्जाम अभी जो यूजी का हुआ था उसमें भी पूछे गए हैं। देखिए 24 हमारे जैन गुरुस हैं, तीर्थंकर्स। अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो हमारे कौन आ जाएंगे, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का सिंबल क्या था, हमारा बुल का था। ओके। और 23 में हमारे कौन आ जाएंगे, पारसनाथ जी। पारसनाथ जी का सिंबल क्या था, हमारा स्नेक का था, सरपेंट का। 24 हमारे गुरु जी कौन आ जाएंगे, 24 तीर्थंकर हमारे हो जाएंगे महावीर स्वामी जी। उनका सिंबल क्या था, लॉयन का। और कभी कभी पूछ लेता है, सेकंड हमारे जो तीर्थंकर हुए, अजीत नाथ जी। ओके। अजीत नाथ जी, उनका सिंबल क्या था, एलिफेंट का। एलिफेंट का। ये इंपॉर्टेंट हमारे तीर्थंकर्स हैं, जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। अब इसमें हमारे 5 एथिकल प्रिंसिपल्स, जो 5 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं जैनिज्म रिलीजन में, वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, अहिंसा, ओके, नॉन वायलेंस, सत्य अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, और ब्रह्मचर्य, जिसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, महावीर जी ने करा था। Which Kusan ruler is famous in history as a great patron of Buddhism who also organized the Fourth Buddhist Council? पूछ रहा है कि कौन सा कुसान रूलर जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी ऑर्गेनाइज करी थी। देखिए, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ए के से। पहली हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करी थी, आजाद शत्रु ने करी थी। ए के से हमारा काल अशोक हो जाएगा, ए से फिर हमारा अशोक हो जाएगा, और के से हमारा कनिष्क हो जाएगा। फोर्थ के बारे में थी हमारी बात, तो फोर्थ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ कहाँ पर हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। ओके। इसकी ट्रिक ऐसी है कि राज किया किसने, वैशाली ने। उसको पुत्र हुआ कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में। राज किया हमारा वैशाली ने, पुत्र हुआ कुंडलवन। ट्रिक है, हमने बना सकते हैं, आपकी भी अपनी ट्रिक रह सकती है। और 4 हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में हमारा प्रेसिडेंट कौन कौन रहा, जैसे पहले में हमारा महाकश्यप जी रहे, सवा कमी। तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्सा, और चौथे में हमारे वसुमित्र जी रहे, वाइस प्रेसिडेंट हमारा अश्वघोष। अब देखिए, चौथी हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें हमारा डिवीजन हो गया था बुद्धिज्म का, मतलब इसमें ब्रांच सेपरेट हो गई थी। एक हमारी ब्रांच बन गई थी हीनयान, ओके, और दूसरी हमारी ब्रांच बन गई थी महायान बुद्धिज्म की। सेपरेट हो गया था बुद्धिज्म रिलीजन। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर रॉन्ग है, बी को हटा दीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी होगा। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सन टेम्पल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। देखिए, सन टेम्पल उड़ीसा में है, किसने बनाया था, किंग नरसिम्हा देव जी ने बनाया था, किंग नरसिम्हा देव वन ने, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। कलिंग नागरा स्टाइल में है ये टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको अनाउंस करा गया 1984 में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि चैरियट शेप्ड टेम्पल है ये। और जहाँ पर 24 कर्व्ड स्टोन व्हील्स हैं, हमारे चके हैं, और 7 हॉर्सेस है। Who defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle of Tarin in 1192 AD? देखिए, इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पर दी गई है। 1191 में भी हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। ओके। विनर कौन था, पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन 1192 में होती है, वहां पर मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दे, जयचंद। ओके। जो जयचंद था वो मिला हुआ था किससे, उसने मदद करी थी मोहम्मद गौरी की, और जिसकी सहायता से ही पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था सेकेंड बैटल ऑफ तरीन में। उसी जयचंद को मोहम्मद गौरी ने धोखा दिया 1194 में। बीसी तो होगा नहीं यहाँ पर, सॉरी। ये हाँ, यहाँ पर बीसी से मेरा मतलब था बैटल ऑफ चंदावर। ओके। सो बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, जयचंद को हराया। और बातें अगर हम करें तो पृथ्वीराज रासो, अगर आपसे पूछ ले किसने लिखी है, तो पृथ्वीराज चौहान जी के कोर्ट पोइट का नाम क्या था, चंद्रभरदई। ओके। चंद्रभरदई जी ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो कि बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदई किसने लिखी, चंद्रवरदई जी ने लिखी पृथ्वीराज रासो।
जो कि एक कोर्ट पोएट थे चंद्रवरदई जी, इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा? धर्म सभा का फाउंडर कौन था? राधाकांत देव जी थे। ओके। ये हमारी आत्मीय सभा का फाउंडर कौन था? हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, राजा राम मोहन राय के बारे में देखा था, जो कि हमारी फॉर्म्ड कब हुई थी? 1814 में हमारी आत्म सभा फॉर्म हुई थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा जी थे। ज्ञान प्रकाशक सभा दादुआ पंडुरंग जी। अब ये आत्मीय सभा हमारी 1814 में फॉर्म्ड हुई थी, फिर 1828 में हमारी फिर क्या आ जाती थी? हमारी 1828 में ब्रह्मो समाज हमारा आ जाता था। फिर 1839 में हमारा क्या आ जाता था? 1839 में तत्बोधिनी सभा हमारी आ जाती थी। तत्बोधिनी समाज जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने फॉर्म करा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा? राधाकांत देव जी। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी? पंजाब केसरी का टाइटल किसे मिला था? लाला लाजपत राय। ओके। लाला लाजपत राय। डैश वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह। इसको हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी। देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ हवाओं के नाम हैं और कहाँ पर वो चलती हैं। अब देखिए, लू जो है वो इंडिया में ही चलती है ना। और अगर हम बात करेंगे चिनूक की, तो चिनूक हमारी कहाँ पर? यूएसए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम्म। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे चिनूक की अगर हमने बात करी तो ये एक गर्म हवा है, जिसको हम स्नो ईटर भी बोलते हैं, है ना। और ये हमारी रॉक माउंटेन्स के पास चलती हैं, कहाँ पर? अमेरिका और कनाडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू का पार्ट कौन नहीं है? देखिए, आपने भी पढ़ा होगा गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये सब तो मेघालय में आ जाती है, मेघालय प्लेट्यू में आ जाती है। बट जो हमारी पलामू हिल्स है, वो कहाँ आती है? वो हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू में आती है। ओके, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पलामू हिल्स, जो कि हमारे मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, यहाँ पर नजर मार लेना एक बार। दफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबूर हिल्स, मिसमी हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा हमारा माउंटेन पास है, वो पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगसा धुरा पास। सब पासेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे जोजिला पास हमारा लद्दाख में आ जाता है, रोहतंग पास इंपॉर्टेंट पास है, हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, नथुला पास सिक्किम में आ जाता है, सिपकिला पास हमारा हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, माना पास हमारा उत्तराखंड, फिर लिपुलेख पास भी हमारा उत्तराखंड, डिपुला पास हमारा अरुणाचल प्रदेश, बनिहाल पास हमारा जम्मू एंड कश्मीर। विच इज द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैपिटा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम। ओके। हम समझ लेते हैं, देखिए पॉपुलेशन तो होगा नहीं, रूरल की बात हमने करी नहीं। पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम से मेरा मतलब है, मतलब जो आर्थिक विकास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ना। मतलब ये हमें बताता है कि देश में हर एक इंसान की औसतन कमाई कितनी है। और वही हमसे पूछा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा रहता है? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज? ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा है, किसकी? बाय मिट्टी, मतलब सॉइल। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है? देखिए, एक प्रोसेस होती है जिससे पानी मिट्टी के अंदर बने छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं, छेदे, उसमें से ऊपर चढ़ता है। तो वही बात हो रही थी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल किस प्रिंसिपल को बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ? अब विनेगर का मतलब होता है सिरका। सिरका मतलब हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं उसे, का एक डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो अक्सर हमारे रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड रहता है, एप्पल में कौन सा रहता है। ये सब आप जानते भी होंगे, एक बार ओवरव्यू इसका भी ले लेना। ओके।
द स्टडी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो नोन एज, अब स्टडी ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी और कौन से ईयर में हुई थी, और लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी और वो कौन से ईयर में हुई थी। ये आपके लिए होमवर्क है। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉसेस रिकेट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। और ये जो टॉपिक है विटामिन एंड डिफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो इसका भी आप देख लेना, एक बार ओवरव्यू ले लेना, और आपको हमारे चैनल पर ही कुछ लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको डिफिशियंसीज एंड विटामिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पेनल्टी कॉर्नर टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो ये टर्मिनोलॉजी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। अब देखिए, हॉकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे बुली, अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, है ना, स्ट्राइकिंग सर्कल, ये सब। कभी कभी आपसे क्रिकेट का भी पूछ लेगा, कभी आपसे चेस का भी पूछ लेगा। पेनल्टी कॉर्नर किससे रिलेटेड है? हॉकी। नटवरी डांस बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल। नटवरी डांस की बात हो रही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। अब ये नटवरी डांस को परफॉर्म करने वाले, जो हमारे कथक डांस को परफॉर्म करने वाले, इसी के अंदर आ जाता है। मेजर एक्सपोनेंट्स कौन कौन हो जाएंगे? जैसे शशि संकला जी हो जाएंगी, बिरजू महाराज जी हो जाएंगे, सितारा देवी जी और दुर्गा लाल जी। जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर, अब ये वन लाइनर क्वेश्चन तो इतना नहीं पूछेगा हमारा सीबीटी एग्जाम में, सीबीटी 2 में। बट जाकिर हुसैन जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है। ये तो सब जानते हैं कि वो तबला प्ले करते थे, है ना। बट उनसे रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे उनको पद्मश्री कौन से ईयर में मिला, उनको पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला, ये सब पूछ सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में डाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएटेड थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन। अब इसके बारे में हम दो तीन लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। जब हमने अपना इंपॉर्टेंट बॉडीज करी थी पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसमें भी पढ़ा था कि नीति आयोग। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जानी जाती थी। 1 जन 2015 को इसको नया नाम दिया गया, क्या? नीति आयोग। ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी। ओके। और इसका एक्स एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन रहता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। By which of the following amendments was it made by the fundamental duty of parents to provide education to their children in the age group of 6 to 14 years? अब ये शायद हमने लेक्चर 1 में भी करा था, जहां हम इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस कर रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन, मतलब इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट एग्जाम में देखा गया है, एज इट इज हमारा देखा गया है। यही आपको एसएससी एग्जाम में मिल जाएगा, एनटीपीसी एग्जाम में मिल जाएगा। सो रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। तो अब देखिए, 6 से लेके 14 साल के एज ग्रुप की बात करी गई है। तो अगर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी और पॉलिटी के सीरीज में भी, कि फोर्थ पार्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम पढ़ते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और वहीं पर हमने क्या पढ़ा था? हमने वहां पर 4A में भी क्या पढ़ा था? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी। तो हमने अपनी 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। और वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अब ये 11वीं हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड तो करी थी, साथ ही साथ हमारा एक आर्टिकल 21A भी हमने ऐड करा था। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एजुकेशन दे 6 से लेकर 14 साल के एज ग्रुप वाले चिल्ड्रन को। और हमारे 11वीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी, वहां पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पेरेंट्स की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। ओके, कमीशन नहीं होगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी। 51A के पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। और यही सेम चीज हमारी आ जाती है 21A आर्टिकल में, जहां पर हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
By which constitutional amendment were the words socialist, secular, and integrity added in the preamble of the Indian Constitution? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये सब वर्ड हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करे? राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट, जिसको अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ऑफ 1976। ओके, सो इसी के साथ वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।